नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी उपराष्ट्रपति चुनाव पर उठे सवालों की, एसआईआर पर घिरी मोदी सरकार की, देखेंगे क्यों एनडीए से चिराग पासवान का हुआ मोहभंग, राहुल गांधी के मिशन गुजरात को, जानेंगे बीजेपी के दोहरे चरित्र पर हुए खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति लतीफ से ट्रेड एनर्जी पर की बात, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से की मुलाकात। वाईएस जगन मोहन रेड्डी का दावा, आंध्र प्रदेश पर बढ़ा वित्तीय संकट, सीएजी के आंकड़ों का दिया हवाला। महाराष्ट्र के मंत्रियों के हो रहे हैं फोन टैप, शरद पवार गुट का दावा, मंत्रियों ने जासूसी के डर से बंद कर दिए अपने फोन, अजित पवार ने मांगे सबूत। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन, 17 सांसद संसद रत्न से सम्मानित, निशिकांत दुबे, सुप्रिया सुले का नाम शामिल, 4 को स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन ये प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों में फंसती दिखाई दे रही है। चुनाव अधिकारी का नाम सामने आने पर विपक्ष चिंता में दिख रहा है, तो सवाल धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी उठ रहे हैं। वैसे चिंता इस समय बीजेपी कैंप में भी दिखाई दे रही है। तो कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर घिरी बीजेपी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही उम्मीदवारों के चयन की कोशिश में है। वैसे अगर सरकार की तरफ से इंडिया गठबंधन से सर्वसम्मति बनाने की कोशिश होती है तो शायद चुनाव की नौबत नहीं आए, लेकिन मोदी सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि सरकार विपक्ष से इस मामले में राय लेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है, इसलिए उसकी तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारना तय माना जा रहा है, क्योंकि इसका मजबूत सियासी संदेश भी जाएगा। पिछले चुनाव में विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा का संयुक्त उम्मीदवार बनाया था और इस बार भी संयुक्त उम्मीदवारी पर चर्चा जल्दी ही शुरू करने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी के सभी नेता शांत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति कौन होगा ये पीएम मोदी और अमित शाह तय करेंगे और जिस नाम को वो तय करेंगे उसी पर एनडीए भी अपनी मुहर लगा देगा, यानी चुनाव होना तय माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष की चिंता चुनाव आयोग को लेकर बढ़ गई है। पहले से ही चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में उसकी तरफ से राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। पीसी मोदी पहले से ही विवादों में रहे हैं। मोदी सरकार में उन्हें एक के बाद एक कई एक्सटेंशन भी दिए जा चुके हैं। ऐसे में विपक्ष को डर लग रहा है कि पीसी मोदी के रहते चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे। इन सब के बीच अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। अपने इस्तीफे के 5 दिन बाद भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। धनखड़ ने भले ही कहा हो कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि सरकार ने उन्हें हटाने का मन बना लिया था और इसी के चलते धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और ये सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी घिर गई है, तो चुनाव आयोग भी बुरी तरह से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। गणना प्रपत्र जमा करने का समय निकल चुका है। अब चुनाव आयोग की तरफ से इनकी जांच शुरू की जा रही है, लेकिन विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। एडीआर की तरफ से भी एक और याचिका दायर कर दी गई है। तो कैसे एसआईआर पर फंस गया चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चल रही मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है और अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी है। एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेजों की सूची से आधार और राशन कार्ड को बाहर रखने के पीछे कोई वैलिड कारण नहीं दिया है। एडीआर की तरफ से यह तर्क चुनाव आयोग के जवाब को लेकर दिया गया है। दरअसल एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये दोनों आईडी कार्ड्स दस्तावेजों में जोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आयोग ने यह सलाह मानने से इनकार कर दिया था, जिस पर अब एडीआर ने सवाल उठाए हैं। इस बीच तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी इस प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मतलब सुधार नहीं है, इसका मतलब है इंजीनियरिंग के नतीजे, आग से मत खेलो। स्टालिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर मतदाता सूची से लगभग 50 लाख नामों को हटाने की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो विपक्ष इस चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो इस बारे में विचार करेगी।
पार्टी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी चुनाव बहिष्कार पर विचार करेंगे और फैसला लेंगे। हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं। यानी पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया पर बवाल अभी और बढ़ेगा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल एनडीए की एकजुटता पर भी उठ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान के एक बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। चिराग ने अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि यहां तक कह दिया है कि उन्हें ऐसी सरकार का समर्थन करने का दुख होता है। चिराग के इस बयान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले एनडीए में असंतोष पनप रहा है, तो क्या चुनाव से पहले ही टूट जाएगा एनडीए। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर पहले से ही हमलावर है, तो वहीं एलजेपीआर प्रमुख और एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की ही सरकार के खिलाफ तीखी नाराजगी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए पासवान ने कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं अनियंत्रित हो चुकी हैं और प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रहा है। यही नहीं, चिराग ने यहां तक कह दिया कि मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां पर अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। सुनिए क्या कहा चिराग पासवान ने। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। चिराग का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं और साथ ही एसआईआर और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। और अब चिराग ने अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए नीतीश कुमार की सरकार को दो तरफा घेरने का काम किया है। चिराग ने इस बयान से कहीं ना कहीं एनडीए में संभावित टूट की ओर भी इशारा कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार भी उधर बीजेपी से उखड़े उखड़े चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर एक बार फिर पलटी मारने के मूड में आ जाते हैं और उनके साथ चिराग और मांझी जैसे बाकी सहयोगी भी हो लेते हैं तो चुनाव से पहले ही एनडीए सरकार टूट सकती है। क्योंकि एनडीए के पास इस वक्त 293 सीटें हैं, तो वहीं जेडीयू के पास 12, लोजपा के पास 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 1 सांसद है और बहुमत का आंकड़ा 272 का है। तो अगर ये 18 सीटें एनडीए के खाते से खिसक जाती हैं तो आंकड़ा सिर्फ 275 का रह जाएगा। और इस पर भी शिंदे और बाकी तमाम दल अगर बाकी सहयोगी दलों को देखकर गठबंधन छोड़ने का मन बना लेते हैं तो बिहार चुनाव से पहले ही केंद्र की एनडीए सरकार गिर जाएगी। यानी चिराग के इस बयान ने बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बिहार में एनडीए की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो एनडीए की परेशानी राहुल गांधी ने भी बढ़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक दिन के गुजरात दौरे पर आणंद पहुंचे। राहुल के इस दौरे को 2026 के निकाय चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है राहुल के इस गुजरात दौरे को लेकर जानकारी, जानिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात के वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के आणंद जिले में पार्टी के 3 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कांग्रेस के संगठनात्मक वर्ष 2025 पहल का हिस्सा है, जिसके तहत नए नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। गुजरात में 2026 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के बारे में राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, संगठन सृजन अभियान के तहत आज गुजरात के आणंद में जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में उनके साथ मुलाकात की। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग, समर्थन और मार्गदर्शन देकर संगठन को जड़ से मजबूत करने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि कांग्रेस अगले चुनाव में गुजरात में बीजेपी को घर में घुसकर हराएगी। उनके लगातार गुजरात दौरों और संगठनात्मक गतिविधियों को देखते हुए ये साफ माना जा रहा है कि कांग्रेस इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गंभीरता से जुट गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति गुजरात में उसे कितना फायदा दिला पाती है। कांग्रेस अभी से गुजरात मिशन में जुट गई है, तो मोर्चा धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी खुल गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के चलते इस समय बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। सवाल धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही उनके कारणों पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इसके तार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कुछ कहा सिंघवी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग मामले में सियासत तेज होती जा रही है। ये माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। वो बात अलग है कि अब सरकार ने धनखड़ के फैसले को ही पलट दिया।
जस्टिस वर्मा पर अब महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ ने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार किया, इसलिए उन्हें पद से हटना पड़ा। लोकसभा में सरकार का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, इसलिए ओम बिरला की कुर्सी सलामत रहेगी। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव जैसे 2 जजों के मामले में केंद्र सरकार की चुनिंदा चुप्पी से बेहद चिंतित हैं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बीजेपी का महाभियोग प्रस्ताव वाला खेल कानून से कम और दिखावे से ज्यादा है। न्यायिक मर्यादा, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और न्यायिक जवाबदेही के मामले में बीजेपी का मंत्र है सिर्फ बातें करना, काम नहीं करना। सिंघवी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से पहले जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया गया। विपक्ष अभी भी जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को तैयार है, लेकिन बीजेपी इस पर अमल करने को तैयार नहीं है। जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी सरकार का साथ देने को तैयार है, उसमें सरकार सिर्फ इसलिए पैंतरेबाजी दिखा रही है कि प्रस्ताव उसका स्वीकार होना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि जगदीप धनखड़ शायद देर से ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दिखाना ही उनकी असली गलती थी। चुनिंदा आक्रामकता और राजनीतिक नैतिकता के इस माहौल में हमें पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ और भारत सरकार दोनों से जस्टिस यादव पर इस लगातार चुप्पी के बारे में सवाल पूछना चाहिए। आप लोकसभा और राज्यसभा को लेकर इतने सजग हैं, लेकिन जस्टिस यादव पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी एक कार्यरत न्यायाधीश के रूप में टिप्पणियां किसी कानूनी तर्क से ज्यादा किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र जैसी लगती हैं। सिंघवी के खुलासे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो चेतावनी मोदी सरकार को भी मिली है। सीजेआई बीआर गवई की तरफ से उन्होंने बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुर्सी अगर सिर में चढ़ जाए तो ये सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाती है। जो बातें सीजेआई ने कही वो विपक्ष भी लगातार कह रहा है। खास तौर पर जिस तरह से बीजेपी की सरकार काम कर रही है, उसे लेकर यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि वो संविधान तक को बदलने की तैयारी में है। तो क्या कहा सीजेआई ने जिससे मोदी सरकार पर उठ रही हैं सवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीजेआई बीआर गवई के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कुर्सी को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए। अगर कुर्सी सिर पर चढ़ जाए तो ये सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाती है। सीजेआई का ये बयान न केवल प्रशासनिक अधिकारियों बल्कि न्यायाधीशों के लिए भी एक नसीहत के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष लंबे वक्त से आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार सत्ता के अहंकार में चूर है। कुछ विपक्षी नेता तो ये भी दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार संविधान को बदलने की तैयारी में है। ऐसे में सीजेआई के बयान ने इन आरोपों को और हवा दे दी है। वैसे सीजेआई गवई ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी बड़ी नसीहत दी है। सीजेआई गवई ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे वो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या न्यायाधीश की ही कुर्सी हो, ये केवल जनसेवा का माध्यम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पद का अहंकार सिर पर चढ़ जाए तो न्याय की अहमियत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी सम्मान की है और इसे घमंड से अपमानित नहीं करना चाहिए। सीजेआई के इन बयानों की अब हर तरफ काफी चर्चा हो रही है। सीजेआई के बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है, तो चर्चा में इस वक्त गजा भी बना हुआ है। करीब 2 साल से गजा में इजराइल आम लोगों पर हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने गजा को लेकर प्लान साफ कर दिया था। वो गजा के पुनर्निर्माण के नाम पर वहां कॉलोनी बनाने की तैयारी में थे और अब उनका गजा को लेकर नया प्लान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। देखिए रिपोर्ट। गजा युद्ध को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। अलग अलग कोने में आवाज उठ रही है कि गजा में युद्ध को खत्म करो, लेकिन ये आवाज इजराइल और अमेरिका के कान तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर इसका असर नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इस क्षेत्र में युद्ध को और भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल को साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है सफाई करने का। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू को गजा में सैन्य अभियान और तेज करने की खुली छूट दे दी है। ट्रंप ने कहा कि हमास हकीकत में समझौता नहीं करना चाहता। मुझे लगता है वो जीना नहीं चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि इसे खत्म किया जाए। अब डिप्लोमेसी का समय नहीं रहा। अब लड़ाई करनी होगी और सफाई करनी होगी। हमास को ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान से ये तय माना जा रहा है कि अब इस क्षेत्र में जंग और तेज होने वाली है और उनके इस बयान को कहीं न कहीं उनके गजा प्लान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत वो गजा के निवासियों को विस्थापित कर इसे दोबारा नए सिरे से बसाने की बात कह रहे थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि भले ही गजा के निवासियों ने अपना देश छोड़ने से मना कर दिया हो, लेकिन अब उनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं बचा। गजा में कोई भी इमारत नहीं बची है, सब मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। इसके लगभग 33 से 37% हिस्से पर इजराइल कब्जा कर चुका है और अब जैसे जैसे इजराइल का सैन्य अभियान तेज होगा,
इसका बचा कुचा हिस्सा भी तबाह हो जाएगा। तो क्या अब गजा को रिडेवलप करने के प्लान में जुट गए हैं ट्रंप? ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक अमेरिकी कंपनी ने सर्वे करके ये बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल डेमोक्रेटिक रेटिंग में नंबर 1 हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सर्वे भी ईवीएम से हुआ हो। अगर अमेरिकी कंपनी भारत में आती और इसका सर्वे करती तो उसको दिखाई देता मणिपुर, उसको सुनाई पड़ती किसान आंदोलन की दर्द भरी दास्तानें और उसको दिखाई पड़ता शिक्षकों पर बर्बरता का आंदोलन और साथ में नफरती बोल भी सुनाई पड़ते। इसलिए ऐसे सर्वे करने से पहले उसको भारत जरूर आना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।